एसपी कमलदीप महोदया यमुनानगर इस वक्त लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर चुके हैं और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सरपंच साहिबान और इलाके के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है क्लियरली कि आप इस समस्या की गंभीरता जो है उसको समझ रहे हैं। दोस्तों, समाज में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सोशल इशू खड़ा होता है, सोशल प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, कि कैसी समस्या जो पूरे समाज को प्रभावित करना शुरू कर दे, तो उसके खिलाफ लड़ाई सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। उसमें आम आदमी को साथ मिलकर उस लड़ाई में खड़ा होना पड़ता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम समय समय पे बदलती रहती है, लेकिन आज का जो ये दौर है, मैं कहूँगा पिछले 10 सालों से प्रॉब्लम चल रही है और अब मेरे ख्याल में इसका एक पीक आ गया है जिसपे हम सबको सजग हो जाना चाहिए। वो है ड्रग्स की प्रॉब्लम। आप सबको पता होगा कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसमें ड्रग की समस्या कितनी गंभीर थी और आज भी शायद है। वो इतनी गंभीर थी कि वहाँ पे जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे मुख्य मुद्दा ड्रग्स का था कि सरकारें और समाज मिलके ड्रग्स की सप्लाई रोकने में कामयाब नहीं हुई और नशा इस कदर वहाँ के युवा जितने भी थे उनके नसों में दौड़ने लग गया कि एक तरह से पूरी जनरेशन खराब हो गई। आज पंजाब में बच्चे कहते हैं, माँ बाप ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को विदेश में भेज देते हैं। जब उनसे कारण पूछा जाता है कि क्यों विदेश में भेज दें, तो कहते हैं कि यहाँ रहा तो नशे का आदी हो जाएगा। तो समस्या इतनी ज्यादा विकराल है वहाँ पे। और दुख की बात यह है कि हरियाणा में भी स्थिति शायद उतनी गंभीर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब मैं यमुनानगर में आया, मैं यहाँ के आम आदमियों से बात करता था, मीडिया के कर्मियों से बात करता था, तो लोग कहते थे कि नशे की समस्या है। अब उस पे एक आम तौर पे पुलिस का यही रवैया रहता है कि जी ठीक है, हम नशा तस्करों को पकड़ रहे हैं। मैंने भी नीचे डायरेक्शंस दे दी कि और ज्यादा पकड़िए। पुलिस ने प्रयास किया, थोड़ी सी हमारे जो केसेस हैं वो बढ़े पहले से ज्यादा, हमने ज्यादा लोगों को पकड़ा। हमारी जो क्वांटिटी है, जो टोटल सीजर करते हैं नशे का, वो भी पिछले सालों से ज्यादा पकड़ा। लेकिन जब हम आम आदमी से बात करते हैं इस विषय पे कि क्या पुलिस के इस तरह से जो नशा तस्करों पे कार्रवाई हो रही है उसका ग्राउंड पे, धरातल पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो ये समझ में आता था कि नहीं, समस्या वहीं की वहीं खड़ी। फिर मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत लोगों को पकड़ रहे हैं फिर भी। बोले नहीं नहीं जी, समस्या वहीं है। मेरी एक पत्रकार बंधु से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, आपको कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मैंने कहा यार हम तो बहुत लोगों को पकड़ते हैं, फिर समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। फिर मेरी, जैसा मैंने बताया कि एक पत्रकार बंधु से डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि जी आपको कुछ नया करना पड़ेगा, इस समस्या का जो समाधान है उसका तरीका कुछ अलग सोचना पड़ेगा। फिर मेरी सुशील जी से चर्चा हुई कि सुशील जी ये समस्या है, इसको कैसे टैकल करें। तो फिर हमारे इस समस्या का थोड़ा सा जो गणित है वो समझ में आना शुरू हुआ। गणित ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी नशे के चंगुल में है, वो मान लीजिए किसी जगह 20, किसी गांव में मान लीजिए 20। अब आपने उन 20 लड़कों को, जो नशा सप्लाई करता था आदमी, उसको पकड़ लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 20 जो लड़के हैं इनकी नशे की जरूरत खत्म होगी। ये जिसको पकड़ा है उसकी बजाय कोई और सोर्स ढूंढ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए दूसरे सोर्स को ही पकड़ लिया तो कोई तीसरा सोर्स बन जाएगा। दूसरा समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 20 पे ही रुके रहे, इससे 21 से 25 30 ना हो। दो ही तरीका हो सकता है, यानी जो ऑलरेडी एडिक्ट है उनकी संख्या और बढ़े ना, और जो एडिक्ट है उनकी संख्या कम हो। अब 20 युवक मान लीजिए आपके यहाँ पे गांव में है, जब तक उनकी संख्या कम नहीं होगी, संख्या कम से मतलब है कि उनको हम ठीक करके, समझा के, उनका इलाज करवा के जब तक सही रास्ते पर नहीं लेके आएंगे, तो तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि इसका गणित ऐसा,
तो इसमें 3 चीजें होगी। पुलिस का एक्शन अपनी जगह है, अवेयरनेस का एक हो गया ताकि नए बच्चे इसमें ना आए, और जो ऑलरेडी बच्चे हैं उनको हम पहचाने, आइडेंटिफिकेशन जैसे उन्होंने बताया, फिर उनको समझाएं, काउंसलिंग, फिर उनका इलाज कराएं, दवाइयाँ दें उनको ताकि वो जिसको कहते हैं नशे से धीरे धीरे बाहर आना। फिर रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको एक ऐसी कैंप में लेके जाएं जहाँ पे उनको हम पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक तरीके से उनको जोड़ के परमात्मा से, और एक उनका कहें कि बौद्धिक विकास करना, मानसिक विकार जो उनके चेहरे उनके शरीर में नशे की वजह से आगे, उनको दूर करके उनको सही रास्ते पर लेके। तो इस प्रोसेस में अगेन अब ये सोच तो लिया, बट ये कोई आसान काम नहीं था। भाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इसमें मैंने कहा कि हम समाज के लोगों का ही साथ लेते हैं, तो उसमें फिर हमने एक पर्टिकुलर डेट रख दी, इस डेट को हम मीटिंग करेंगे। आप में से कोई भी समाज का कोई भी एनजीओ या कोई भी अच्छे लोगों का समूह, कुछ भी, तो जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड एनजीओ हो, कोई भी आके जैसे हमसे मुलाकात करें, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसमें शुरू में बड़ा अच्छा 8-10 लोग आए उस मीटिंग में, फिर कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोगों ने बड़ा जिसको कहते हैं वार्म रिस्पॉन्स दिया। फिर बाद में धीरे धीरे लोग अपने से भी जुड़ने लगे। मतलब लोगों को जब ये मुहिम का प्रचार अखबारों में, सोशल मीडिया पे अच्छा हुआ, तो कई संगठन जिनको हम नहीं जानते थे, हमें उनके नाम भी नहीं पता था, तो उन्होंने खुद से आके कहा कि जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम के अंदर। तो इस तरीके से अब तक लगभग हम मेरे ख्याल में 330 के करीब लोगों को, बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीटमेंट शुरू करवा चुके हैं। जो तीसरा कैंप हमारा चल रहा है, तो इसमें अब तक अगर इस कैंप के भी बच्चों की संख्या लगाए तो 35 या 36 के करीब बच्चे कैंप अटेंड कर चुके हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो सारे बच्चे कैंप जो अटेंड कर लेते हैं वो 100% छोड़ देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समस्या ऐसी है, इसमें आदमी दोबारा वापस जा सकता है। लेकिन उनमें से काफ़ी बच्चे छोड़ चुके हैं, या अगर मान लो दोबारा भी पकड़ ली तो उनकी इच्छा जरूर है कि हम छोड़ दें इसको, ठीक है हमने दोबारा पकड़ ली, लेकिन वो बाहर जरूर आना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज के सहयोग के बिना शायद ये काम संभव नहीं था। समाज ने अभी तक बहुत अच्छा सहयोग दिया है। पहले जैसे हम करते थे कि मंगल और शुक्रवार को एनजीओ लेके आती थी, लड़कों को मेरे पास लेके आती थी, मैं उनको समझाता था, फिर हम हॉस्पिटल में लेके जाते थे। फिर समझ में आया कि काफी लोग हो सकता है कि ना भी आए, मतलब अपने आप से ना आए, या एनजीओ भी ना पहचान पाए। एनजीओ किसको पहचानेगी? जिसको जानता है उससे पूछ लेगी, आगे पूछ लेगी। तो मैंने कहा ऐसे ठीक नहीं है, हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं। तो हमीदा में हमने डोर टू डोर सर्वे किया, उसमें लगभग 250 बच्चे आइडेंटिफाई हुए। एक और एरिया का कल जैसे मैं गया था आजाद नगर में, हमने कल 23 बच्चे थे जो आइडेंटिफाई अभी तक 200 घरों में हुए। घर तो पूरा आजाद नगर में हजारों हैं, तो वो कम से कम महीना 1.5 महीना उसके सर्वे में लगेगा, तो वहाँ से और बच्चे निकल के आएंगे। ऐसे ही एक और एरिया है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसका भी अगले 1-2 दिन में मैं इस तरह की मीटिंग करके और वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करके उनका इलाज शुरू किया जाए। अब इस काम से मतलब एक तो मैंने कहा कि उसकी संख्या कम करनी है, तो ये काम संख्या कम करने वाला हो गया। जो अवेयरनेस है वो इससे ऑटोमेटिकली हो रही है। जो नए युवा बच्चे, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी युवा है वो कभी भी नशे की लत का शिकार हो सकता है, लेकिन जब हम एक समस्या की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, मीटिंगें हो रही है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो नया आदमी स्मैक को पकड़ते हुए सोचेगा कि क्या ये इतनी खराब चीज है कि जिसके बारे में इतने लोग बात कर रहे हैं। हमारे आपके बच्चे मान लीजिए नशे में अभी तक नहीं आए, तो उसका एक कारण ये है ना कि उनको पता है पहले से कि अगर ये चीज मैंने पकड़ ली तो छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसको पकड़ते ही नहीं। तो अगर हम हर आदमी को ये जाके बता दें कि इतनी खतरनाक चीज है, तो नया आदमी इसमें नहीं जाएगा। और हमीदा एरिया में मैं बताऊं कि पिछले 6 महीने में कोई नया एडिक्ट नहीं हुआ, ये पक्की बात है। ये भी हमारी अपील है, जो है वो ठीक है, हम उनको धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नया, मैंने परसों भी उनसे पूछा था, मेरे को ये बताइए कि ये मुहिम का क्या इतना इफेक्ट हुआ है कि कोई नया, बोला जी ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई नया बच्चा इसका शिकार नहीं हुआ। तो अवेयरनेस, आइडेंटिफिकेशन, पुलिस अपना काम कर रही है, एनफोर्समेंट में भी बड़ा फायदा हुआ है। देखो पुलिस की पहले हो सकता है ये प्रायोरिटी ना हो, प्राथमिकता ना हो, लेकिन जब से हमने इसको छेड़ा है, इस मुहिम को छेड़ा है, बड़ा क्लियर सबको बता दिया गया कि ये एसपी की नंबर 1 प्रायोरिटी है। और उनको ये सिर्फ एक तो होता है कि भाई एक ऑर्डर कर देना, एक उनको समझाना कि आप ये क्यों काम करो।
मैंने उन माओं को जो रोती हैं, जैसे विभा जी बता रही थी, उनको मिलवाया उनसे मीटिंगों में। उनके मैंने कहा इनके दर्द में एक बार शामिल होकर देखो, तभी आपके अंदर वो संजीदगी आएगी कि आप एक्शन लो। जब आपके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है, आपके अंदर वो मतलब जब तक आपको अंदर से वो चीज़ टच नहीं करेगी, तो आप लोग यार ठीक है ये भी मेरा एक काम है जो मैं इसको कर लेता हूँ। लेकिन जब आप समझोगे कि कितनी पीड़ा है इन घरों में, तब आप जाके एक्स्ट्रा एफर्ट करो। उस एक्स्ट्रा एफर्ट के बड़े अच्छे रिजल्ट आए। हमीदा में मोस्टली स्मैक के जो तस्कर हैं, हमने एक चौकी इंचार्ज वहाँ की पब्लिक की डिमांड पे लगाया कि जी इसको लगा दो। घर में पहले आपके यहाँ था, प्रताप नगर में ही था वो, शमशेर की, जो उसको लगा दो समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने कहा लगा देते हैं। फिर उसने मेरे को लगने के बाद ये कहा कि सर मेरे को आप फ्री हैंड देना, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, तो आपके पास शिकायतें आएगी कि जी उसको पीट दिया, उसका ये कर दिया, उसको ये कर दिया। मैंने कहा तू कुछ फर्जी कर, ठीक है। और लोगों ने जाके उन घरों में ताले लगवा दिए जो स्मैक बेचते थे। 12-13 इतने ही होते, वो ऐसा नहीं कि पूरा सारा समाज बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक हमीदा में मैंने 2 मीटिंग कर चुका, जो पहली मीटिंग मैंने की वो 12-13 परिवार हाथ जोड़ के कह रहे थे जी माफ कर दो, हम काम छोड़ दिए, आगे नहीं पकड़ेंगे, बट हमें घर तो आने दो। मतलब उनके अच्छे से उनसे माफी मंगा के मैंने कहा ये समाज सामने बैठे, इससे माफी मांगो। अब कुछ घरों को तो हमने अलाउ कर दिया कि भी ठीक है आप ठीक काम करोगे ताकि रह लो। देखो ये काम हो सकता है कि कानून की बात करें तो थोड़ा सा यूं भी लगता है कि यार इतनी सख्ती क्यों कर दी, लेकिन करना पड़ेगा, करे क्या भाई। जो आदमी बेच रहा है वो भी तो उसकी, वो क्यों नहीं सोच रहा ये बात कि वो कितने लोगों का नुकसान कर रहा है। अब बात कर आते हैं हम ग्रामीण एरिया। मुहिम हमने इसका असर थोड़ा थोड़ा गांव के एरिया में है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग भी बात करते हैं। मैं जहाँ भी मिलता हूँ गांव के लोगों से, वो कहते हैं कि सर बड़ा अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। बट मेरे को कहीं ना कहीं कमी लग रही है कि गांव में अभी हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, एक संगठन बना के और पूरा प्रॉपर तरीके से उसको नहीं कर रहे। तो आज मैं आप लोगों से इसीलिए मिलने आया हूँ कि हर गांव में हमारा संगठन खड़ा, हर गांव पहले तो ये पहचाने। जैसे मैं बात करता हूँ बागपत से कौन है, तो एक बार प्लीज खड़े हो। तो आप तो चलो आते ही रहे थे, हाँ। तो आपके गांव में समस्या है, कितने बच्चे होंगे? बस 3-4 ही हैं जो पीते हैं, ओके। और बेचने वाले कितने होंगे? अच्छा, आज हम बेचने वालों पे बहुत फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अगर बेचने वालों की इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप पब्लिकली ना देना चाहिए, या जो भी आपके मन में बात आ सकती है। तो बेचने वालों पे तो एक्शन अपने आप होने लग जाएगा जब हम इस पे अवेयर होंगे। किसी की क्या हिम्मत है कि कोई गांव में आपकी मर्जी के बगैर बेच दे? अगर पूरा गांव खड़ा हो जाए भाई या तो काम छोड़ दे या गांव छोड़ दे। ये क्यों जरूरी? आज 2 बच्चे, मैंने एक वर्ड लिखा है इन्फेक्शन है ये, और आपका और हमारा किसी का बच्चा इसके चपेट में कभी भी आ सकता है। आज के दिन जब हम बच्चों को कॉलेज में या कहीं दूर, मतलब अपने गांव शहर से दूर कहीं हॉस्टल में पढ़ने भेजते हैं, तो मन में जो सबसे ज्यादा डर आता है 2 ही चीजों का, कि वो पढ़ाई में कैसा अच्छा बुरा निकलेगा, कैरियर बनाएगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन पहले उसकी सिक्योरिटी 3 चीज लगा लो कि वो उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इस बात से डरते हैं। ये बेटा मोटरसाइकिल पे घूमे तो हेलमेट लगा लिया कर, स्लो चलाया कर, ये कहते हैं बच्चे को। दूसरा भाई किसी गुंडागर्दी में ना पड़ जाइए कि बदमाश लड़कों के साथ मिलके कोई तेरे को मार दे या तू किसी को मार दे। तीसरा ड्रग्स। 3 ही चीजों का डर है ना। वो पढ़ने में अच्छा है, बुरा है, 60% लाता है, 70% लाता है, ये तो एक सेकेंडरी इशू। पहले तो हम अपने बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न। आज यूक्रेन में भारत के 15-20 हजार बच्चे फंसे हुए, तो माँ बाप को ये चिंता थोड़ी ना कि उनकी डिग्री का क्या होगा। वो कह रहे डिग्री तो गई बाढ़ में, पहले हमारा बच्चा तो वापिस आ गया। तो फर्स्ट वी आर मोर कंसर्न अबाउट सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ अवर किड्स। तो ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि यार इसको कोई ऐसा बच्चा ना मिल जाए जो इसको गलती से एक घूंट मरवा दे। वो एक घूंटी लेके बैठ जाती, एक से दूसरी के बाद फिर मतलब फिर तो बंदा गए हालत में बस। तो प्रॉब्लम आज 2 घरों की है, कल को 20 की हो सकती है, 40 की हो सकती है। हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसका शिकार नहीं हो सकता। हमारे बच्चे, मैं पीछे बलोली गांव है आपका, बलोली है कौन सा जहाँ मर्डर हुआ? बलोली, जो छछरौली थाना में पड़ता है। तो वहाँ गया तो एक वो
आदमी का मर्डर हो गया, तो वहाँ पे इनको पता लगा कि कम से कम 20-25 लड़के उस गांव में स्मैक पी रहे हैं। और जब हमने उनको पकड़ा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कुछ पूछताछ की, तो पता लगा कि कहीं ना कहीं ठीक है वो उनका आपस में उस टाइम कोई झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन उसके पीछे का कारण जो है वो कहीं ना कहीं स्मैक हो सकता है। उस लड़के ने जिसने मर्डर किया उसने भी उस टाइम वो भारी नशे में था। मतलब मैंने उससे पूछा कितने डोज ली, उसने आधा ग्राम डोज नॉर्मल स्मैक की डोज की 5 गुना, तो आधा ग्राम डोज उसने इंजेक्शन में मिला के, एविल का इंजेक्शन। मैंने पूछा इंजेक्शन कहाँ से आया, तो गांव के ही एक डॉक्टर ने दिया। आपके यहाँ जो ये आरएमपी डॉक्टर बैठे हैं गांव में, थोड़ा चेक कर लो बच्चों को क्या दे रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि यार हमारे पास तो यही डॉक्टर अवेलेबल है, इसको भगा दिए तो जाएंगे क्या, तो चेक तो कर लो। ये तो नहीं कि ठीक है उसका एक्सपीरियंस के बेस पे आपको छोटी मोटी दवाइयों की बीमारियों की दवाई दे देते हैं, तो बच्चों को एविल के इंजेक्शन भी दे रहा है, तो ये देखने की जरूरत है। तो उस गांव में 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं। फिर मैंने थोड़ा पूछा कहाँ से लेके आते हो, वो सारी बातें हमने उससे चर्चा की। तो अब कहने का मतलब है कि ये समस्या गांव में है, हम नकार नहीं सकते, आप सारे मानते हैं। पहले तो ये बताओ कि आपको लगता है कि ये वाकई एक गंभीर विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, या आपको लगता है कि एसपी ने हमारा भी टाइम वेस्ट किया और खुद का भी कर रहा है गंभीर विषय। और क्या हम सबको नहीं लगता कि ये सिर्फ शायद, देखो है तो कागजों में तो देखो पुलिस की ही जिम्मेवारी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम अगर सोशल प्रॉब्लम बन गई तो समाज की भी जिम्मेदारी बन गई। तो जैसा शहर में हो रहा है ऐसा संगठन हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। हर गांव से कम 4 या 5 आदमियों की एक टीम बने, उसमें आप 1 या 2 महिलाओं को भी रख सकते हैं। आपके गांव की कोई भी महिला जो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि वो पहले पंच या सरपंच रही हो या उसके पास कोई और ओहदा हो, कोई भी ऐसी महिला जो थोड़ी पढ़ी लिखी हो जो थोड़ा सा बोल सकती है। जरूरी भी नहीं है अगर कोई ऐसी महिला आपको नहीं भी मिलती तो आप संगठन ही ना बनाओ, ऐसा भी जरूरी नहीं। बट महिला को रखने का पत्ता ये है कि वो महिला से, घर की महिला से बात करके वो पूछ सकती है कि आपका बच्चा एडिक्शन में है या नहीं, क्योंकि महिला को ज्यादा पता होगा कि उसका घर का बच्चा क्या कर रहा है। आदमी काम के कारण बाहर रहता है, हो सकता है बच्चे से उसका संपर्क उतना ना। तो ऐसा संगठन हम हर गांव में खड़ा करना चाहते हैं ताकि हर गांव से आइडेंटिफिकेशन हो कि गांव में समस्या कितनी है। कोई भी समस्या का समाधान होगा तो तभी ना जब हमें उसका साइज पता होगा। अगर हम एक सिर्फ अंधेरे में बात करते रहे कि जी ड्रग्स की समस्या पर कितनी है ये ना पता हो। अब जैसे अमीदा में हमें क्लियर है कि हमें 250 बच्चे ठीक करने, पहले पूछते थे अमीदा में जी कितने हैं, बोले जी हजारों होंगे। मैंने कहा यार हजारों का तो क्या मतलब हुआ, ऐसे बोलना, किसी को पूछते बोले जी 2000 होंगे। मैंने कहा नहीं ऐसे ना, आप डोर टू डोर सर्वे करो, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। तो उन्होंने किया, 200 कितने की लिस्ट बनाई, 45 के आसपास, 245 के आसपास की उन्होंने लिस्ट बनाई, और बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने वैसे ही मेरे को कह रहे हो, क्योंकि उनको मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा उनका विश्वास आपस में इतना है कि उनको मेरे को कोई बदलाने की जरूरत नहीं है। जो वो फिगर दे रहे हैं मैं मान रहा हूँ कि सही है। तो ऐसा गांव में तो और भी आसान है, क्योंकि गांव में तो हमें पहले ही अंदाजा होता है कि ये बच्चा गलत चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। तो पहला पर्पज ये है कि एक तो हर गांव की एक कमेटी बने। तो पृथ्वी आपसे अनुरोध है कि आप सबसे टेलीफोनिकली आप बनाएंगे कमेटी, ठीक है। दूसरा फिर आपने वो कमेटी हमें लिस्ट दे कि ये बच्चे ड्रग एडिक्ट है। अभी हम ड्रग एडिक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि जो एडिक्ट है, पहले आप उनकी तरफ अगर आप ठीक, आपका जो रवैया हमदर्दी वाला हुआ ना कि बेटे कोई बात नहीं, किसी भी कारण से तू संगत में आ गया, गलत संगत में बैठ के दोस्तों के साथ, या तेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस था, तनाव था, नशा लेने के कारण तनाव भी तो है ना। हम में से अगर कोई जैसे ड्रिंक करता हो तो जब आदमी तनाव में होता तो नशे की तरफ होता, तो ऐसे हो सकता है उस बच्चे ने भी किसी तनाव के कारण शुरू कर दिया। तो हमें उनसे थोड़ा सा हमदर्दी का रिश्ता रखना है, उसको कि तू तो नशेड़ी है, स्मैक किया है, इस तरह की बातें करके वो हमारे से दूर चला जाएगा। उसको प्यार से पूछना पड़ेगा, हमें उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी वो हमें अपनी समस्या बताएगा। और है भी समस्या एक्चुअली, तो बच्चे खुद बहुत परेशान हैं। मैंने तो इनसे बात करके, इंटरेक्ट करके ये समझा कि इनके अंदर का पेन तो हमारे से भी ज्यादा है।
वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, उनको कोई मतलब ना तो उनका समाज उनको प्यार की तरफ से देखता, ना घर वाले वो भी भगा देते हैं, डांट देते हैं। तो वो उनके अंदर का जो खालीपन है ना, वो हमारे से कहीं ज्यादा है। उनकी समस्या को हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमार लोग हैं, इनको सहानुभूति से और दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, ना कि उनको दुत्कार। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी आप उनसे कनेक्ट हो पाओगे, नहीं तो वो आपके हाथ से छिटक गए। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं इससे बात नहीं कर। हम जो कैंप लगाते हैं वहाँ पुलिस वाले भी इतने सॉफ्ट हो रहे हैं उनके लिए कि वो मतलब ये कहते हैं कि ये पुलिस मतलब पुलिस का तो कुछ और ही सोचता है ना। वहाँ पे तो वो कहते हैं कि जी हमें तो यहीं रहने दो, हमें तो घर नहीं जाना। हम मतलब उनको इतना प्यार से रखते हैं वहाँ पे। तो ऐसे आपने उनके साथ डीलिंग करनी है, उनके परिवार को भी समझाना है। कई बार परिवार अगर ये कहे कि जी नहीं नहीं बच्चा नहीं पीता, तो उसके ये कहने समस्या का समाधान थोड़ी ना हो जाएगा। तो हमें फैमिली को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए ये कहते हो कि जी हमें एक ड्रग एडिक्ट को कैसे समझाएं, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो हम 2-1 घंटे का एक लेक्चर आपके लिए जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनका अरेंज कर सकते हैं, उनको यहाँ बुला सकते हैं। आपको बताएंगे कि जी एक नशे के विक्टिम की पहचान क्या है और उससे आपने क्या बात करनी और क्या नहीं करनी। ऐसी ट्रेनिंग हमने शुरू में अपने शहर वाले जो वॉलंटियर्स हैं उनकी कराई थी। जैसे नशे के रोगी कुछ खास लक्षण होते हैं, उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले बहुत बोलता था तो अब चुप रहना शुरू कर देगा, पहले चुप था तो बोलना शुरू कर देगा ज़्यादा। उसके कपड़ों में से टिपिकल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो बाथरूम में बहुत टाइम स्पेंड करने लगता है, उसकी आंखें अजीब सी चढ़ जाती है, ठीक है, घर से एब्सेंट रहना शुरू कर देता है। मतलब अनयूजुअल चेंजेस उसके बिहेवियर में आते हैं।